सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया जिसमें कि ऑटिज्म के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा विज्ञान की सीमा और नैतिकता की लक्ष्मण रेखा खींचते हुए प्रमाण आधारित चिकित्सा को प्राथमिकता दी है, यानी कि जो चिकित्सा पद्धति प्रमाणिक नहीं होगी उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दरअसल यह खबर यही है कि एएसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर जो स्टेम सेल थेरेपी है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसके क्या आधार बताए गए हैं, चलिए इस खबर के आधार पर समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस इलाज या इस थेरेपी पर रोक लगाया है और इसके पीछे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये कि जो स्वीकृत क्लिनिकल ट्रायल होता है, यानी कि जो रिसर्च के लिए होता है, जिसकी स्वीकृति दी जाती है, क्लिनिकल ट्रायल उसको कहा ही जाता है, उसके बाहर अगर आप स्टेम सेल थेरेपी के आधार पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी का इलाज आप कर रहे हैं, आम जन के लिए अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रोका जाना चाहिए। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आम व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर, इसकी प्रभावशीलता को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और जब तक यह नहीं होता है तब तक इसको आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ हम अनुमन्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि मरीज जो होगा वो प्रयोगात्मक इलाज की मांग का जो कानूनी अधिकार अगर वो समझ रहा है तो ऐसा नहीं है। प्रयोगात्मक इलाज की डिमांड उसका कानूनी अधिकार नहीं है, केवल स्वीकृत, वो भी कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित और निगरानी में जो क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है उसकी ही अनुमति दी जा सकती है, यानी रिसर्च या वैज्ञानिक शोध के लिए इसकी अनुमति दी जा सकती है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसकी निगरानी की जाएगी और उस निगरानी में नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी एनएमसी, एम्स और साथ साथ स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये निगरानी प्राधिकरण होगा जो कि इस पूरे मामले की देखरेख करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये अवैध माना जाएगा। अब आइए समझते हैं इस समाचार के आलोक में ही कि दरअसल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है। तो देखिए, आपको बताएं कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये एक प्रकार का जो मस्तिष्क, हम कह सकते हैं मस्तिष्क में भिन्नता के कारण जो है एक विकासात्मक अक्षमता होती है, यानी कि डेवलपमेंट नहीं होता है, उसमें कहीं कहीं अक्षम होता है व्यक्ति का शरीर। अब इसमें शुरुआत जो है इसकी वो 3 साल से पहले भी हो सकती है और इसके लक्षण हमेशा हमारे जीवन भर बने रह सकते हैं। कुछ लक्षण कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें सामाजिक संचार जो होता है उसमें दिक्कत होती है, बातचीत में समस्या होती है और इसमें जो व्यक्ति का व्यवहार होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसकी जो रुचियां होंगी वो सीमित हो जाती हैं, बार बार दोहराव वाले काम वो करने लगता है और सीखने और चलने फिरने में भी जो उसकी क्षमताएं हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। इसमें राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज एक्ट जो है 2016 का, जब उसमें इस तरह की डिसेबिलिटीज की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की गई थी तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी उसमें शामिल कर दिया गया था। यानी कि ये एक प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वो विकलांगता की श्रेणी में भी द राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया, जब 7 से बढ़कर संख्या उसमें 21 की गई थी। तो अब यहां पर बेसिकली इसके लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली जो चिकित्सा पद्धति थी जिसमें कि स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जा रहा था, स्टेम सेल थेरेपी, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो इसको आप समझ गए। अब इसमें देखिए, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 का जो था और साथ साथ नेशनल गाइडलाइन फॉर द स्टेम सेल रिसर्च जो 2017 का था, इन दोनों का उल्लंघन भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये इन दोनों ही चीजों का उल्लंघन है। यानी कि जब तक किसी चीज की प्रामाणिकता ना हो जाए, उसकी प्रभावशीलता न प्रमाणित हो जाए, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वो बिल्कुल सेफ्टी ना हो, तो उसकी अनुमति इन दोनों ही जो एक्ट्स हैं उसके माध्यम से नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दीजिएगा। समझेंगे कि बेसिकली ये जो थेरेपी है बेसिकली ये कैसे होती है, स्टेम सेल थेरेपी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि अगर आप यूपीएससी 2027, 28, 29 में देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी बुनियाद कमजोर है, तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स हम लेकर आए हैं। ये कोर्स आपके लिए बेस्ट भी है और आपके लिए बेहतरीन भी है, क्योंकि इस कोर्स की बहुत सारी खास बात है और सबसे आकर्षक बात है इसकी कीमत, जो 24,999 के अंतर्गत ही आपको यह मिलेगा। इसमें हमारी छूट भी आकर्षक समय समय पर होती रहती है। अब इस टाइम आपके लिए छूट क्या चल रही है, तो इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, इसको चेक करिए और साथ साथ इसमें जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं हमारा AMITABH अप्लाई करेंगे तो जो भी शुल्क आपको इसमें लग रहा है उसमें अतिरिक्त छूट भी आपको मिलेगी। इस कोर्स का नाम क्या है, तो इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। क्या क्या खास बात है, देखिए, सबसे जरूरी होता है कि आपकी तैयारी में मार्गदर्शन ठीक हो, यानी कि आपको टू द पॉइंट सिलेबस में आपकी बुनियाद मजबूत हो। तो जीएस की आपकी संपूर्ण तैयारी 14 महीने में कंप्लीट होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग।
18 महीने इस कोर्स की वैलिडिटी है। साथ साथ इस कोर्स की अगर बात करें तो इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। वो भी आपको क्लासेस के एक्सेस तो मिलेंगे ही, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेंगे। बैच की बात करें तो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी, तीनों में बैच उपलब्ध है। बैच की बात करें तो 3 फरवरी से हिंदी माध्यम का, इंग्लिश मीडियम 6 फरवरी और 4 फरवरी से, और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ का इस्तेमाल करेंगे तो अतिरिक्त छूट मिलेगी, जो इस वक्त जिस भी कीमत में आपको ये कोर्स मिल रहा है उससे भी अतिरिक्त छूट आप इस कूपन कोड के साथ पा सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहां से भी आप उस फॉर्म को भर के और इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। देखिए, आगे बात करें तो स्टेम सेल थेरेपी की बात कर रहे हैं। इसकी चर्चा होती है और ये कुछ जगह पर कारगर भी है, जैसे कैंसर के इलाज में या ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसमें स्टेम सेल थेरेपी कारगर भी है। लेकिन फिलहाल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। देखिए, यहां पर स्टेम सेल की थेरेपी की बात करें तो स्टेम सेल को समझिए क्या होती है। तो ये एक बेसिक सेल होती है, यानी कि एक मूल सेल होती है, एक सिंगल सेल मान लीजिए, जिससे कि इस बेसिक सेल का क्या रोल होता है। तो ये बेसिक सेल जो होती है वो स्पेशलाइज्ड सेल भी बनाती है। जैसे स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब, जैसे मान लीजिए ब्रेन सेल का निर्माण करना हो या बोन सेल का निर्माण करना हो या अन्य जो मसल सेल का निर्माण करना हो, तो ये बेसिक सेल से ही ये सेल भी बन सकती है और खुद को भी ये दोबारा बनाती है। यानी कि खुद को दोबारा बनाना हो या स्पेशलाइज्ड सेल बनाना हो, दोनों को ही बनाने का काम ये सिंगल सेल करती है, जिसको बेसिक सेल के रूप में हम जानते हैं। अब ये स्टेम सेल जो होती है वो अगर बेसिकली हम बात करें तो 2 प्रकार की होती है मुख्य तौर पर अगर देखें तो। एक होता है प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल की बात करें तो ये सभी कोशिकाओं में बदल सकती है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो हर कोशिका में बदल सकती है तो वो उसका महत्व ज्यादा होगा। और दूसरी होती है एडल्ट स्टेम सेल। ये क्या होती है, ये सभी कोशिका में नहीं बदल सकती है, बल्कि ये किसी खास ऑर्गन से जुड़ी होती है, विशेष अंग से जुड़ी होती है और केवल उसी अंग से जुड़ी जो कोशिका है उसमें बदल सकती है। अब इसी बेसिक सेल से, इसी स्टेम सेल से जो चिकित्सा होती है, जो थेरेपी होती है, जिसको हम पुनर्योजी चिकित्सा कहते हैं। पुनर्योजी चिकित्सा का मतलब कोई सेल अगर खराब हुई है या क्षतिग्रस्त कोशिका होती है तो उसी को ठीक करने के लिए इस चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को यह कम करती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। इम्यून मॉड्यूलेशन भी करती है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को संतुलित भी करती है। अब इस तरह से कोई अगर मरीज है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेम सेल थेरेपी में, उसको समझ लेते हैं। कोई अगर मरीज है, उसी के शरीर से या तो उसके बोन मैरो से या तो उसके ब्लड से स्टेम सेल निकाला जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति से भी ये लिया जा सकता है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अगर अन्य व्यक्ति से लिया जाएगा स्टेम सेल तो पहले जिस व्यक्ति में प्रत्यारोपित करना है उस व्यक्ति के शरीर को उसके अकॉर्डिंग ढाला जाता है, दवाओं के माध्यम से या आपको जो अन्य जो पद्धतियां होती हैं कीमो के माध्यम से। अब इसमें नई स्टेम सेल को जब तैयार कर लिया जाता है, तैयार करने के बाद तैयार की गई जो स्टेम सेल होती है उसको जहां पर मरम्मत करनी होती है, पुनर्योजी चिकित्सा करनी होती है, खराब को ठीक करना होता है, क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक करना होता है, वहां पर इसमें उसको तैयार की गई स्टेम सेल का प्रत्यारोपण किया जाता है। अब नई स्वस्थ कोशिकाएं ये स्टेम सेल वहां पर जाके बनाना शुरू कर देती हैं, जिससे कि अगर वहां पर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है तो कम होता है। इम्यून सिस्टम को अगर ठीक करना होता है तो उसको कंट्रोल करता है और साथ साथ ये इम्यून मॉड्यूलेशन का भी काम करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। अब कैंसर और ब्लड कैंसर जैसे ब्लड से संबंधित जो विकार हैं उसमें ये काफी कारगर भी है, लेकिन हर बीमारी में इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं है और जब तक प्रामाणिकता साबित ना हो तब तक सार्वजनिक तौर पर इसका इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जा सकती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एक सरकारी नैतिक समिति जो होगी वो इसको देखेगी कि ये अप्रूव्ड क्लिनिकल थेरेपी के अलावा ये कहीं और तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब इसी के लिए उसने क्या किया है, एक निगरानी प्राधिकरण भी बनाया है और कहा है कि उस निगरानी प्राधिकरण में एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल, इसके अलावा एम्स और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह निगरानी प्राधिकरण इस बात की देखरेख करेगा कि कहीं अप्रामाणिक तौर पर इस पद्धति का प्रयोग इस बीमारी में यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में तो नहीं किया जा रहा है। यह था पूरा का पूरा मामला। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? विकल्प ए संक्रामक रोग, विकल्प बी तंत्रिका विकास संबंधी विकार, विकल्प सी हार्मोन संबंधी रोग या विकल्प डी मानसिक संक्रमण। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमारे परिवार में शामिल होइए ताकि हमारे सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।